कितना कितना बना। तो सबसे पहला हिस्सा क्या क्या बना, इसे फील करना प्लीज। इमेजिन करते हैं ये हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? और अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो एक इलेक्ट्रोड और एक और इलेक्ट्रोड, इन दोनों को जब मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो एक बन जाएगा कैथोड और एक बन जाएगा। कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे। लेकिन ये सब कुछ अपने आप नहीं होने वाला, बिना बैटरी के कुछ भी होने वाला। जब आप बैटरी लगा के स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होता है, एंट्री मारता है कैथोड से, एग्जिट मारता है एनोड से। और यही जो चार्ज होता है, यही जो इलेक्ट्रॉन होता है, वही रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कारण होता है। तो आपके सामने दो इलेक्ट्रोड है, इमेजिन करते हैं कैथोड है और ये एनोड है। आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया है और आपने यहाँ पे बैटरी लगाई है। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बना। तो मुझे बताओ, जब हम डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बोलो कैथोड पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस। याद है कि नहीं याद है? जब भी डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा, यानी पानी का ही रिडक्शन और पानी का ही ऑक्सीडेशन। इतना मैंने आपके दिमाग में सेट किया है। यही कारण है मैंने डाइल्यूट H2SO4 बोला, ताकि बच्चा तुरंत कैच कर ले किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। अब कैथोड पे कौन सी गैस आ रही? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस आ रही? ऑक्सीजन। एक बात बताओ, ये जो गैस मिल रही है, इनके मिलने के पीछे का कारण क्या है? बैटरी। और अगर बैटरी से जो चार्ज आ रहा है वही ये डिसाइड करेगा कि कितना हाइड्रोजन मिलेगा और कितना। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बनेगा, फिर बताऊंगा कितना कितना बनेगा। एक सवाल पूरी क्लास से कहता हूं, मान लो बैटरी से एक फेराडे चार्ज चला होता, कितना? क्या सबकी आंखों के सामने दिख रहा है? अगर बैटरी से एक फेराडे चार्ज चला तो जो भी बना होता, एक बात तो तय है, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही आया होता कैथोड पे और आया होता एनोड पे। मैंने बस यही सिखाना चाहा कि अगर सर्किट से चार्ज है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, अगर सर्किट में करंट है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, और जितना ग्राम इक्विवेलेंट सर्किट में है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड में है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट एनोड में। बस इतना सिखाया। अब ग्राम इक्विवेलेंट से हो सकता है आपसे वेट पूछ ले, हो सकता है आपसे मोल पूछ ले, उसे जो पूछना है वो पूछ ले, लेकिन दिमाग में अपने फंडे क्लियर है। और फंडे अपने यही है प्यारे बच्चों, क्या है कि एक है सर्किट, एक है कैथोड, एक है नोड। सेट करो, एक है सर्किट, एक है कैथोड, एक है। जो ग्राम इक्विवेलेंट सर्किट का वही ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड का, वही ग्राम इक्विवेलेंट। ये देखे ये पूछे, ये देखे ये पूछे, वेट पूछे, कुछ भी पूछे, खेल तो ग्राम इक्विवेलेंट का है। दस क्लियर? जो मैं लास्ट लाइन देख पा रहा हूं, आप सबने लिखा था वेट का रेशियो, है ना? वो कहानी शायद प्यारे बच्चों कुछ ऐसे शुरू हुई थी, जरा सुनिएगा। मैंने कहा था मेरे पास 3 इलेक्ट्रोड है, याद आ रहा है? तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया था, याद आ रहा है? जल्दी सीख लो ना यार, पूरी क्लास बोर्ड पे आओ ना यार। एक था ए, एक था बी, बोले तो नहीं? अगर तीनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, अगर तीनों पे, तो मानो ना मानो एक बात तो मानोगे कि तीनों का ग्राम इक्वल होगा, और तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:1। एग्री और नॉट? और अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट से वेट निकालना है तो फॉर्मूला लगा दूं वेट का, और अगर मोल निकालना है तो फॉर्मूला लगा दूं। क्या सबको मोल वाला फॉर्मूला याद है? मोल इंटू मोल इंटू मोल इंटू इस टू ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी बराबर 1:1:1। हाँ या ना? क्या आप एन फैक्टर को नीचे भेज सकते हो? बोलो रिलेशन कैसा बनेगा, आपको बोलना है। एन ए इज टू एन बी इक्वल टू 1 upon n factor of a is to 1 upon n factor of b is to 1 upon n factor of c। मैंने क्या सिखाना चाहा जानते हो? अगर कभी सवाल, अगर कभी हमसे मोल का रेशियो पूछेगा, किसका रेशियो, तो आप कुछ मत करना, 1 upon n फैक्टर का रेशियो बता देना, वही मोल का रेशियो होगा। अगर सवाल हमसे वेट का रेशियो पूछेगा तो कुछ नहीं, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो बता देना। मोल का रेशियो पूछे तो 1/n फैक्टर निकालना जानते हो आप? हाँ या ना? अब इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से आत्मसात करना बाकी है, लिख लीजिए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ढेर सारे सवाल हैं। हमेशा की तरह हर बच्चे को सवाल करना है, आंसर बोलना नहीं है, बने तो ठीक नहीं तो समझना है। शुरू में कुछ आसान सवाल होंगे, आखिरी में कुछ अच्छे सवाल होंगे। हर सवाल से कुछ सीखने की कोशिश करिए।
ये चैप्टर जो कुछ लेक्चर पहले शुरू हुआ था, समापन की ओर बढ़ता हुआ, एक खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है कुछ ही देर में। लिख लिया होगा सबने? थोड़ा जल्दी लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखिए। मैं फिर कह दूं, कुछ समझ में आए ना आए, बस इतना सेट कर लो दिमाग में, ग्राम इक्विवेलेंट सर्किट का, ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड का, ग्राम इक्विवेलेंट एनोड का, सेट तीनों इक्वल। ग्राम इक्विवेलेंट कुछ ना समझ में आए, बस इतना याद करो, इतना, यही पूरा न्यूमेरिकल है। ग्राम इक्विवेलेंट सर्किट का, ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड का, ग्राम इक्विवेलेंट, तीनों इक्वेट करना है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है कि नहीं है? और ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले, दो फॉर्मूले नए जुड़े थे, एक क्यू बाई एफ, एक आई टी बाई। लिखिएगा पहला सवाल। पहला सवाल कुछ ऐसा है, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मैंने डायग्राम के रूप में सवाल पूछा, ये सॉल्यूशन है, साथ तो बनाते चलिएगा। यहां पे है डाइल्यूट H2SO4, एक टर्मिनल कैथोड है और एक टर्मिनल एनोड है, और हमने लगा दिया यहां पे बैटरी। डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है। शुरू में सवालों में चित्र बना के आपसे पूछ रहा हूं, आगे इसी सवाल को प्योर इंग्लिश में लिखा दूंगा बस, फिर तब आपको चित्र खुद सोचना पड़ेगा। अब सवाल क्या कहता है, इस बैटरी से लेट्स इमेजिन 1 फैराडे चार्ज चला। कितना फैराडे? चल डन, लिख रहे ना? अगर इस बैटरी से 1 फैराडे चार्ज फ्लो हुआ तो सवाल पूछा है नंबर 1, ग्राम इक्विवेलेंट एट कैथोड एंड एनोड, एंड नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड एंड एनोड। आपको कैथोड और एनोड पर जो गैस मिल रही है उसका वॉल्यूम बताना है। मैं 101% श्योर हूं हर बच्चे से सवाल बन जाएगा, 100 नहीं 101%। चलेगा? कितना फैराडे चला? 1 फैराडे। और कंसेप्ट मैंने यही कहा कि दिमाग में सेट कर लो, 3 जगह ग्राम इक्विवेलेंट लगाना है, सर्किट का ग्राम इक्विवेलेंट, कैथोड का ग्राम इक्विवेलेंट, एनोड का। डन। कितना फैराडे? 1 फैराडे। कितना ग्राम इक्विवेलेंट में? तो कैथोड पे भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होने वाला है, एनोड पे भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होने वाला है। इज दिस क्लियर? तो ग्राम इक्विवेलेंट एट कैथोड बराबर 1 एंड ग्राम इक्विवेलेंट एट एनोड बराबर 1। आओ चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। आपसे पूछा है वॉल्यूम, क्या पूछा है? तो शायद मैंने कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट से अगर वॉल्यूम पूछे तो आप सबके जहन में एक फॉर्मूला आ जाए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन। मैं मानता हूं ये फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन कितने बच्चों को वो रूल याद है जो मैंने कहा था, अगर 1 फैराडे चार्ज पास होगा तो किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, और जो वॉल्यूम है वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर है। ये लाइन याद होगी तो और भी बहुत कुछ काम आएगा। हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल तो ऐसे भी बन जाएगा, मगर वो लाइन भी फील करो प्लीज। चलेगा? फिलहाल अगर आज ग्राम इक्विवेलेंट 1 है और आपसे वॉल्यूम पूछा है तो कुछ भी करना नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट 1 पुट करिए। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बच्चे बच्चे को याद है 11.2, एंड आंसर इज नथिंग बट 11.2 लीटर। क्या यहां से हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया है बच्चों? क्या आप इसी प्रकार से ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी निकाल लेंगे? सही कह दो। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इस सवालों में फंस रहा है? कुछ नहीं करना मेरे भाई, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं कठिन से कठिन सवाल कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट यही चलने वाला है। सर्किट का ग्राम इक्विवेलेंट, कैथोड का ग्राम इक्विवेलेंट, एनोड का ग्राम इक्विवेलेंट। अब देख लो क्या पूछा है, क्या दिया है। चलेगा? वेल द आंसर इज 5.6 लीटर। आओ थोड़ा इसे घुमाते हैं, देखिए होगा। लिखना जरा अगला सवाल। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब आपको खुद से डायग्राम इमेजिन करना है। चलेगा? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4 solution, during electrolysis of dilute H2SO4 solution, 965 कूलॉम। मैंने फेराडे नहीं बोला, क्या बोला? आपके दिमाग में तो एक ही कंसेप्ट आता है, ग्राम इक्विवेलेंट। आज सर ने चार्ज बोला, क्या आप चार्ज से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे? 965 कूलॉम चार्ज is passed, 965 coulomb charge is passed. Then calculate total volume of, then calculate total volume of
gases produced. तो आपको जो भी गैसेस बन रही हैं उनका टोटल वॉल्यूम बताना है। ऐसे सवाल बहुत रफ्तार में आपसे बनने चाहिए, मुझे उम्मीद है सबसे बन गया होगा। फिर भी बता देता हूं, मैं उस कंसेप्ट का रिवीजन चाहता हूं जो मैंने आपको सिखाया। 3 जगह ग्राम इक्विवेलेंट, 3 जगह ग्राम इक्विवेलेंट सर्किट का, कैथोड का, एनोड का। इज दिस क्लियर? आज सर्किट में चार्ज दिया है कि नहीं दिया? दिया है। और अपने को ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है प्यारे बच्चों, Q/F। आज कितना चार्ज दे रखा है दुनिया वालों? 965। और फेराडे कितना होता है? 96500, जिसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻2 ग्राम इक्विवेलेंट। आसान है कि नहीं है? एक मिनट, मतलब ऐसा फील करो, सर्किट से कितना ग्राम इक्विवेलेंट फ्लो होने लगा? 10⁻²। तो कैथोड पे जो भी सामान मिलेगा कितना? 10⁻²। एनोड पे जो भी मिलेगा कितना? 10⁻²। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भाई। यही सवाल जब W = Z/I/T से करो, वॉल्यूम निकालो तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ बहुत आसान लगता है अगर आपने ग्राम एक बार फील कर लिया तो। 3 जगह ग्राम इक्विवेलेंट, सर्किट, कैथोड, एनोड। ये देखे कुछ भी पूछे, ये देखे कुछ भी पूछे, बस समझ पा रहे हो क्या? अब बताओ कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया? 10 की पावर। और जस्ट अभी मैंने बताया कैथोड एनोड पे क्या बनेगा। तो आओ चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल लिया होगा। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम सीधे लिख दो, चलेगा ना? कि पूरा लिखो फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वॉल्यूम। अब तो याद है ना आपको? लिख देता हूं मैं, तो कैसे लिखूं? 11.2 into 10⁻², it comes out 0.112 liter. That is nothing but 112 milliliter. आया ना? चलते हैं सेकंड पार्ट में। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। बोलो क्या करूं? 5.6 into 10⁻², it is nothing but 56 लीटर, यानी 56 ml. What is the total volume? 628 168 ml. क्या कह रहे हो? एक मिनट, 0.5। अच्छा, अगर आपने 10⁻² बोला है तो शायद 0.56 नहीं आएगा, 0.056। 0.056 इंटू 1000 किया तो कितना आया? ml में 56 ml चलेगा। और आप सबके सामने आंसर इज नथिंग बट 168 ml। कोई दिक्कत? एक मिनट, ये बताओ कितने बच्चे सवाल हवा में भी कर सकते थे? मैं ये जो कर रहा हूं क्या लिखने की आवश्यकता है? तो इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चा अगर कोई क्लास में ऐसा हो वो समझ जाए भाई साहब मेन मेथड क्या है। तो पेन चला के तो निकाल ही ले, लेकिन मुझे लगता है इन चीजों में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। एग्री और नॉट? एक और सवाल करके बताना जरा, सेम पैटर्न पे। पैटर्न सेम रहेगा, बोलूं? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस of dilute H2SO4 solution, during electrolysis of dilute H2SO4 solution, 96.5 एम्पियर करंट, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4 solution, 96.5 ampere current is passed for 100 seconds. Is passed for 100। रुको जरा, मैंने आज सवाल में करंट दिया है और टाइम दिया है, तो आपके मन में ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। then calculate volume of gas produced at anode। then calculate volume of gas produced at anode। अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाओ ताकि मैं आपसे सवाल गलत करवाऊं, है ना? पहले सीखो फिर गलत करवाऊं, समझ पा रहे हैं क्या? एट एनोड सबसे बन जाएगा ना बच्चों? आज खेल क्या है, समझे कि नहीं समझे? सर ने आज करंट बोला, कोई नहीं, अपन ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, करंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, I इंटू टी बाई एफ। चलेगा? 96.5 इंटू 100 अपॉन 96500 कितना आया? 10⁻⁻1 शायद, देख लो, यानी 1/10। लेकिन आपसे वॉल्यूम पूछा हाँ या ना, तो वॉल्यूम किसका पूछा? एनोड का। तो एनोड पे कौन सी गैस बनेगी? O2। चलेगा ना? तो वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी हाउ मच? 560 ml। देख लो, सीधे लिख दिया। ऐसा कौन है जो नहीं कर पाएगा रेजर, ताकि मैं आज सवालों का लेवल बदलूं?
सब ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। किससे नहीं बनेगा प्लीज ईमानदारी से बताइए। सबसे बन जाएगा क्या? लिखो फिर अगला सवाल। एक बार आंसर निकाल के देख लेना, मेरे आंसर को विश्वास मत करना, चेक कर लीजिए एक बार प्लीज। चेक कर लो बेटा, आ गया सही है। चल अगला सवाल लिखिएगा, बोलो लिखिएगा। 96.5 एम्पियर, 96.5 एम्पियर करंट passed for 100 second, 96.5 ampere current passed for through molten AgCl solution, through molten AgCl solution. Then calculate number 1, gram equivalent of substance at cathode, gram equivalent of substance at cathode. Number 2, weight of substance at cathode, weight of substance at cathode. And number 3, volume of substance at anode. इस सवाल में अगर किसी बच्चे को सिल्वर का एटॉमिक वेट नहीं पता तो बता देता हूं 108। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड, जल्दी से रफ्तार बढ़ाइए प्लीज। करंट दिया है, समय दिया है, निकालिए ग्राम इक्विवेलेंट। बन जाएगा? चलिए समय समाप्त। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? अरे नहीं यार, मुझे लगा तो बहुत ही आसान है, सब लोग फटाफट करोगे। मुझे अगला सवाल टेढ़ा करा के खत्म कर दूंगा, अभी बीच में और सवाल कराने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको एक सवाल तक लाना होता है, मेरा मकसद है सर, मुझे वो सवाल कराना है। उसके पहले जितने छोटे छोटे सवाल हैं वो सारे कराता जाऊं। अगर आपने छोटे सवाल फटाफट करने लगे तो सीधे हैवी सवाल आ जाएगा, जितना समय लगाओगे उतना दूर सवाल जाता जाएगा। आइए जरा, पूरी क्लास का आंसर चाहिए, पूरी क्लास का आंसर चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसको इमेजिन नहीं कर पा रहा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा चित्र बना लो बेटा मन में। किसका चित्र? क्या जो सवाल चल रहा है उसी बनाना है। हमारे पास ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे है मोल्टेन एजीसीएल। हेलो, क्या है ये? मोल्टेन एजीसीएल। यहाँ पे है कैथोड और यहाँ पे है एनोड। अब एक सिंपल सी बात है, सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 96.5 एम्पियर, हाँ या ना? आपसे वो करंट बोले, आपसे वो चार्ज बोले, आपसे फलाना ढिमकाना कुछ बोले, आपकी सोचने की आदत क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। सवाल में कितना करंट बोला है? 96.5 एम्पियर, तो क्या आप तुरंत ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल लोगे? I इंटू टी बाई एफ, मतलब कितना ग्राम इक्विवेलेंट चला वहां से? 10 की पावर -1, यानी 10 की पावर -0.1। तो जो भी मसाला कैथोड पे मिलेगा वो भी तो 10 की पावर -1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही मिलेगा। ये कठिन है क्या? तो अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, आई एम डैम श्योर जो भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसका आंसर 10 पावर -1 ही होगा। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा वेट, अब बताओ आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो वेट नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला फोर्स का लगा दो, मोमेंटम का। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट वाला सबको याद है कि नहीं याद है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहां से ए किसका इक्विवेलेंट वेट? सिर्फ। अब ये पता होना चाहिए कैथोड पे आ कौन रहा है। तो पहले बताया क्या क्या बनेगा, तो मोल्टेन एजीसीएल में कैटायन चिपकाओ, कैथोड पे एनायन चिपकाओ, हाँ या ना? तो सिल्वर का वेट हमसे पूछा है तो 10 की पावर -1 इंटू 108 कितने ग्राम आया? अगर आप समझदार हैं तो जरा मुझे अगले पार्ट का आंसर देंगे। लास्ट पार्ट आपसे वॉल्यूम पूछा है,
नहीं बनेगा। यकीन मानो सवाल करते गए सवाल आपसे उंगलियों में होंगे। बस एक बार इस कंसेप्ट अब आज आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है, आदत नहीं है, लेकिन जब आप मॉड्यूल के और ये स्पीड टेस्ट के सवाल निकल के गुजर जाओगे ना, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत आसानी से होगा। फिर यही कंसेप्ट बहुत आसान लगता है। अभी फिलहाल आप पेपर में पूरा सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मगर आंसर मुझे चाहिए। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, पूरी क्लास। जिससे पूछो उसका आंसर चाहिए, जिससे पूछो उसका आंसर। आप सब सॉल्व नहीं करते, बस छापा मार खेलते हैं। कर लिया होगा क्या? आओ जरा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा वॉल्यूम, हाँ या ना? नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहां लिख दो, चलो यहीं लिख देता हूं। आपसे पूछा वॉल्यूम, कर लिया होगा क्या? कौन सी गैस बनेगी? Cl2 गैस। तो 11.2 इंटू 1/10 इट इज 1.12 लीटर। आसान है क्या? वो सवाल दे दो जो देना चाहता था। नहीं अभी नहीं, अभी एक सवाल और चेक कर लेता हूँ। अरे लिखो, एक और सवाल लिखो पहले आसान। पहले एक सिंपल सवाल देता हूँ। ये सवाल सबसे बन गया ना, ये पुराने का आंसर है ना। अगला सवाल बोल रहा हूँ, लिखो जरा, थोड़ा रफ्तार बढ़ाओ यार, बोलो। 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 11.2 लीटर ऑफ, थोड़ा रुकते हैं, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है? और सर ने कितना बोला है? पक्का? यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा एक सवाल पूछ देता हूं मैं, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? कितना कूलॉम? ये लेवल तो आपने क्रॉस कर लिया, पक्का ना? अब इस पे और सवाल तो ना कराऊं। अब सवाल लिखना जरा। 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस is obtained at cathode, is obtained at cathode, then calculate, then calculate volume of, then calculate volume of oxygen gas and chlorine gas, then calculate volume of oxygen मतलब O2 gas and chlorine gas when same amount of charge is passed, then calculate volume of oxygen gas and Cl2 gas when same amount of charge is, मतलब वही चार्ज है तो वही ग्राम इक्विवेलेंट है, तो वही कहानी होगी। कितने बच्चों से बन जाएगा रेजर हैंड? बिना पेन चलाए बता दोगे? ऑक्सीजन का वॉल्यूम बोलो 5.6, क्लोरीन का डन। बशर्ते ऑक्सीजन ऑक्साइड से बनना चाहिए, ये मत भूल जाना। कभी कोई मजे लेता पर ऑक्साइड छुपा के निकल जाता है। हाँ तो फिर कितना होगा आंसर? 11.2। क्लियर है? सवाल ही थोड़ी था, सवाल दे दूं क्या? ये तो कर लोगे ना सब लोग। लिख देता हूं मैं, आंसर लिख देता हूं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा 5.6 लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 हो जाएगा 11.2 लीटर, हाँ या ना? लिखो अगला सवाल। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, during electrolysis of acidified solution, during electrolysis of acidified, अब देखते हैं कितनों का ऑब्जर्वेशन शानदार है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड, कैसा सॉल्यूशन है? मतलब उसमें क्या मिलाया है? पक्का ना? एसिडिफाइड मतलब थोड़ा एसिड का झोंका दिया है, हाँ या ना? एसिडिफाइड सॉल्यूशन ज्यादा मिला दोगे तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, झोंका देना मतलब डाइल्यूट करना है, ठीक है? एसिडिफाइड सॉल्यूशन 0.224 लीटर, बोर्ड पे लिखा है 0.22 लीटर of oxygen gas, of oxygen gas is obtained at anode, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, is obtained at anode, is obtained at, then calculate volume of gas produced at cathode under similar condition, then calculate volume of gas produced at cathode under similar condition। इन्हीं कंडीशंस में अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन कितना बनेगा, सर आपको कैसे पता हाइड्रोजन? अरे एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, मतलब एसिड का झोंका दिया है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट बोला जाएगा तो पानी थोड़ा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। कितने बच्चे कर लेंगे रेजर हैंड? पेन चलाना पड़ा क्या? लॉजिक 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 बताता हूं सर, सुनो। अगर ऑक्सीजन 5.6 है
तो हाइड्रोजन 11 पॉइंट, अगर ऑक्सीजन 56 है तो हाइड्रोजन 100, जितना भी ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन उसका दुगना, तभी तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। समझे क्या? बिना पेन चलाए कितने बच्चे आंसर बता सकते थे? कितना होगा आंसर? रेजर हैंड प्लीज, बता सकते हो क्या? अगर ऑक्सीजन इतना है तो हाइड्रोजन विल भी 0.224 का दुगना ना, नहीं बना। अब जिन बच्चों को अंदर से नहीं आ रहा सर ऐसा कैसे हुआ, उनके लिए आओ जरा। देखो बेटा, एक तो है कैथोड, एक तो है मानो न मानो, इतना तो मानोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड, ये मानोगे? अरे यही तो मनवा रहा हूं कब से, और कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सर्किट का ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने एक नया कंसेप्ट बनाया, सर्किट का और कैथोड का एनोड का इक्वेट करो, हाँ या ना? एक मिनट, कैथोड पे कोई गैस आ रही है, उसका वॉल्यूम पूछा है, तो फॉर्मूला किसका लगा दो? एनर्जी का, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन गैस, तो क्या लगाऊं फॉर्मूला? वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताइए, और मेहनत करने का मन ना हो तो कंसेप्ट लगाइए। अरे तीन ही तो गैस है यार, तीन ही गैस है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाँ या ना? जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसका दुगना, जितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसका, जितना हाइड्रोजन, जितना, सुनिएगा, जितना, इसको पहले लिख लो, पहले इसका आंसर निकालो, कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसका आंसर निकालो, जल्दी जल्दी, सारी वैल्यू पुट करिए, मुझे आंसर बताइए, फिर बात करते हैं। बन गया होगा? जल्दी से बच्चों, आ गया आंसर? फिर भी आराम से सॉल्व कर लीजिए, देख लो, एक बार चेक कर लो, रीवेरीफाई। आइए जरा, वेल द आंसर इज व्हाट, क्या आंसर आया? 0 डन। अब इसको इतना नहीं करना, दिमाग में सेट कर लो, सब तीन ही गैस का सवाल आएगा। हाइड्रोजन है एक्स, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन होगा, क्या बात है? ऑक्सीजन है एक्स तो हाइड्रोजन होगा, क्या बात है? हाइड्रोजन है एक्स तो क्लोरीन होगा, क्लोरीन बोला मैंने, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन दोनों सेम ही चलने वाला है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोच रहे हैं बस, नहीं नहीं वैल्यू बोले, अब तो दुगना आधा करके देख लेना, चलेगा? वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था, लिखो जरा फिर, लिखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, ठीक है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 0.635, बोर्ड पे लिखिए वैल्यू, 0.635 ग्राम of copper is deposited at cathode, at cathode. After some time, कुछ देर पश्चात, after some time, electrolysis is performed again. Electrolysis is performed again with the remaining solution. With the remaining solution. Considering, ये मानते हुए, dilute solution, considering, सवाल लिखते लिखते थोड़ा चित्र बनाइए प्लीज, मन में है, considering dilute solution 96.5 ampere, considering dilute solution 96.5 current is passed for 7 minutes, 7 मिनट के लिए 96.5 एम्पियर के विद्युत धारा करंट को दौड़ाया गया, चलेगा? कोई दिक्कत यहां तक? then calculate total, then calculate total volume of gases produced during this process.
इस प्रोसेस के दौरान कुल जितनी भी गैसेस बनी हैं उनका टोटल वॉल्यूम बताना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर आप सवाल नहीं समझ पाए तो सबसे पहले मैं सवाल को समझा देता हूं, उसके बाद करना आपको, मुझे पता है कुछ बच्चों ने आंसर निकालने की तैयारी भी कर ली है। मैं सवाल समझा रहा हूं, पूरी क्लास बोर्ड पे आ जाए जरा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कैथोड है, एनोड है। एक बात बताओ, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, हर बच्चे को पता चलेगा नहीं पता चलेगा? इलेक्ट्रोलिसिस का नियम बताया, सबसे पहले लिख दो कैथोड, फिर लिख दो कैटायन को चिपका दो कैथोड पे, एनायन को चिपका दो, साथ में आएगा पानी पानी, हाँ या ना? किसका रिडक्शन होगा? कॉपर का। किसका ऑक्सीडेशन होगा? पानी का। अरे मतलब जब कॉपर वहां पे डिपॉजिट हो रहा था उस समय ऑक्सीजन भी बन रहा, हाँ या ना? हाँ बोलेंगे बेटा, है ना? जब वहां पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा उस समय ऑक्सीजन वहां बन रहा, हाँ ठीक है। लेकिन अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ, जरा सुनिएगा। जब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो सॉल्यूशन में कोई बच रहा था, हाँ या ना? और शायद वो सॉल्यूशन H2SO4 का बन रहा था और उसी सॉल्यूशन का फिर से इलेक्ट्रोलिसिस किया गया था, हाँ या ना? और शायद इस बार फिर से कुछ हुआ था। जरा सोचिए क्या क्या था। बस बस सॉल्व करेंगे, मैंने सवाल सिखाया अभी बस। अगर अपने कैलकुलेशन पे यकीन हो तो आंसर बोल सकते हैं 2 पॉइंट, और आपका जवाब गलत है। आंसर मुझे एमएल में दीजिएगा प्लीज। चेक चेक चेक। एमएल में क्या ऐसा कोई बच्चा है जो भी सवाल नहीं समझ पाया? कोई कोई है ऐसा जो सवाल नहीं समझ पाया? बताओ बेटा, घबराओ नहीं, याद करो फीस जमा करी थी, पूछो। थोड़ा और बढ़ाओ। मैंने कहा था दे दूं वो सवाल जो देने वाला हूं, ऐसा करेंगे आप? है आपने ही कहा था सर दे दीजिए वो सवाल। चलिए जरा थोड़ा और बढ़ाइए आंसर को, बोलो। कैथोडिक डाइल्यूटेशन बोला है, डाइल्यूट नेचर। 651 ml। क्या बात कर रहे हो यार, अभी ऊपर वाले बैग सभी बच्चों ने आंसर दे दिया था। ये भी सवाल वहां करा क्या उन्होंने फटाफट आंसर दे दिया था, ऐसा करेंगे आप? एक बार आंसर बोलिए, फुल एंड फाइनल बोलिए। नहीं सुनाई दिया? 7.05 ml बस लीटर। मुझे पहला अक्षर कहीं सुनाई नहीं दे रहा है वो। आओ देखते हैं आपने शायद यही किया हो, फिर चेक करना अपनी कैलकुलेशन को। आइए जरा पहले कंसेप्ट देखिए। अगर कोई बच्चा फंस गया, फिर से शुरू में आइए सब लोग बोर्ड पे, प्लीज सब लोग बोर्ड पे आइए। मैंने शायद जो कॉपर का वेट बोला था 0.635 ग्राम बोला है, क्लियर है? आ जाओ पूरी क्लास जल्दी से। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया पूरी क्लास। क्या उस समय शुरू में कॉपर सल्फेट था और उस समय कैथोड पे कॉपर आया तो उस समय भी तो एनोड पे कोई गैस आया कि नहीं आया? आपसे टोटल वॉल्यूम बोला है, मतलब पहले वाले में जो वॉल्यूम आया उसको भी जोड़ना पड़ेगा। मानो ना मानो एक बात तो मानोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, कैथोड पे जो कॉपर आ रहा है उसका वेट दिया है तो फॉर्मूला लगाएंगे वेट का, हाँ या ना? एनोड पे कोई गैस आ रही है तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। चलेगा? जरा मुझे बताइएगा यहां से ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना आएगा? कोई बता सकता है? मैं लिख दूं क्या? शायद यहां पे जो वॉल्यूम आया है 0.112 लीटर, विच इज नथिंग बट 112 मिलीलीटर। डन।
यहां तक कितने बच्चों का आ गया था? कहानी यहीं पे खत्म, कभी आगे भी है। अब जो सॉल्यूशन बचा, जो कि डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन बना, उस मतलब मैंने क्या किया, दो सवालों को जोड़ दिया। समझे कि नहीं समझे? ताकि बच्चा समझे कि भैया अगर कोई रिमेनिंग सॉल्यूशन है तो उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है। अब जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, मतलब पार्ट नंबर 2, ये था पार्ट नंबर 1। अब जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, क्या वो डाइल्यूट H2SO4 का है? कैथोड पे कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस आएगी? हाँ या ना? मैं कुछ लिखता हूं, समझ में बता, लिख दूं क्या? कितना एम्पियर करंट पास हुआ है? 96 कितने मिनट के? तो जो ग्राम इंटू करंट है 96.5 इंटू 7 इंटू 7 बटे 96500। क्या एक बच्चा 112 देख के सोच रहा है कि ये तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन में 5.6 या 56 ही आना चाहिए। लाला वहां पे फैक्टर 2 भी है कॉपर का। आइए जरा, मतलब क्यों हवा में करना चाह रहे हैं भाई सवाल? जब मैंने कहा अच्छा बढ़िया सवाल दे रहा हूं तो संभल के करिए ना। मैं पहले चेता के सवाल देता हूं। आइए जरा, अब यहाँ पे कितने बच्चों ने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया? यहाँ तक कितने पहुंच गए थे? रेज योर हैंड, नीचे मत करना हाथ प्लीज। और शायद यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आएगा 7 6 42, 42 इंटू 10 की पावर -3। कितने बच्चों का यही आया है? 42 इंटू 10 को -3। क्या 96.5 जब आपने हटाया तो यहाँ पे 100 आया? हाँ या ना? नीचे कितना है? 100। हेलो, यहां से हटा दिया, नीचे बचा 10। 100 और 10 पावर -2। हाँ या ना? कैलकुलेशन एरर नंबर 1, अगर किसी ने 3 लिखा तो ऑफ कोर्स उसका आंसर अलग आएगा ही आएगा। अब यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए थे? अब बताओ दिक्कत क्या है भाई साहब? ग्राम इक्विवेलेंट आ चुका है, चलते हैं हाइड्रोजन के पास, चले क्या? तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम इक्विवेलेंट आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया होगा बच्चों? अरे निकाल लिया क्या? शायद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू ग्राम इक्विवेलेंट, चलेगा? 11.2 इंटू 42 इंटू 10 की पावर -2। बोलो एमएल में कितना आया? एमएल 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 47, सॉरी 470। केवल 470 नहीं आएगा, अरे मल्टीप्लाई करो ना यार। एक मिनट, कितने बच्चों का 470 आया था बताओ ना? जब वहां तक पहुंच गए तो आपको बताना चाह रहा हूं कैसे एक एक स्टेप में एक एक चीज गलती हो रही है, ये सिखाना चाह रहा हूं। कैसे आप 10 की पावर में कहां कहां गलती होती है, जब सवाल में कैलकुलेशन हो से संभल के करो ना। ये ट्रिगर कब आएगा आपके अंदर? कैलकुलेशन ज्यादा है, ट्रिगर संभल के करना है। नहीं यार इजी है, हाँ ठीक है मानता हूं, सवाल करते करते वो चीज आती है, मगर ट्रिगरिंग तुरंत स्टार्ट हो जाए, यार कैलकुलेशन मुझे संभल करना है। ये आपको अपने अंदर ट्रिगर लाना होगा, तब पेपर में करोगे। आप वही स्पीड वही मोमेंटम हर सवाल में करते हो, विच इज नॉट करेक्ट। जहां नंबर ज्यादा है, यू हैव टू ट्रिगर योरसेल्फ, अरे नहीं संभल के करना है। समझ पा रहे हैं क्या? आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। शायद 4704 आता है, मैं 4700 लिख दूं चलेगा? तो 4 भी लिखूं? लगभग मतलब 10 20 का ऊपर नीचे नहीं बनेगा ऐसा? अच्छा, 4704 लो, आपकी बात मान ली, चलेगा? एक मिनट, अभी किसका वॉल्यूम निकाला? हाइड्रोजन का। कितने बच्चे बिना सॉल्व के ऑक्सीजन का वॉल्यूम बता देंगे? करो बेटा, करो, बोलो। आपका आंसर आया बेटा? पीछे 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 आ गया आंसर? नहीं आया? जल्दी से मुझे वॉल्यूम का ऑक्सीजन, जिससे पूछो वो बताएगा, जल्दी से। सबको सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व नहीं करते, छापा मार खेलते। आ गया बेटा? फाइनल आंसर आ गया क्या? इतना धीरे धीरे? चलो जिससे पूछो, बताओगे? बता दोगे क्या? बोलो बेटा कितना आंसर आया? फाइनल आंसर बता दोगे? बोलो जरा फाइनल आंसर। फाइनल फाइनल 71 पक्का?
फिलहाल इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2352 ml, हाँ या ना? आपसे पूछा था टोटल वॉल्यूम, तो कुछ नहीं करना, 1 + 2 + 3, 1 में कितना था 100 + 4704 + 2352, हाँ या ना? कितना आंसर आ रहा है? जो भी आ रहा है, इतनी कैलकुलेशन थी। अब इतनी कैलकुलेशन में आपने जगह जगह गलती करी, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं जानबूझ के सवाल लेंदी दिया था, मुझे सिखाना था कैसे दो कंसेप्ट को मिक्स करके सवाल फ्रेम हो रहा है। आप ये सोच पाते, अरे यार एक बार इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब भी जो सोल्यूशन बनता है उसमें भी कुछ किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना? अगला सवाल आप सबका वेट कर रहा है, करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? लिखो जरा अगला। अब थोड़ा पैटर्न बदल रहा हूं, ठीक? नए पैटर्न सिखाऊंगा, फिर उसमें थोड़ा ट्रिगरिंग सवाल दूंगा, चलेगा? लिखिएगा जरा अगला सवाल जल्दी से। 1 मिनट। क्या आप सबको फेराडेज लॉ याद है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, नाम तो सुना होगा बेटा। वो कुछ जेड बताया था, जेड का फील बताओ। ये वो वाला वेट है जो 1 कूलम चार्ज से आता है, और वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, हाँ या ना? सवाल क्या है जरा सुनिएगा। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ए एक है, बी एक है, सी। देखो सब लोग, अभी लिखवा दूंगा, ए बी सी, चलेगा? ये मान लो कैथोड है, मान लो ये भी है कैथोड, ये भी है कैथोड। सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा बगल में एनोड भी होगा, वो बनाया नहीं है। डन। ये सॉल्यूशन है, लेट्स इमेजिन AgNO3 का, किसका है? और ये है कॉपर सल्फेट का, मान लो, और ये है NaCl का, मान लो। दिमाग पिक्चर बन गई। 3 अलग अलग सॉल्यूशन है, एक में ये भरा है। डन। सवाल लिखो जरा। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, मैं रिफ्रेश कर देता हूं ऑनलाइन वालों। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज is passed during electrolysis of three different solutions of AgNO3, of three different solution of silver nitrate, AgNO3, comma, copper sulfate, comma, NaCl is passed through three different solution of AgNO3, COSO4 and NaCl. चलेगा? Then calculate. Then calculate. Then calculate. चाहे तो सब molten ले लेना, ठीक है ना? molten. Then calculate first part, ratio of gram equivalent. Then calculate first part, ratio of gram equivalent of substance at cathode. कैथोड पे जो भी सब्सटेंस आ रहा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो। सेकेंड पार्ट, रेशियो ऑफ, लिख लीजिए, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस deposited at cathode, deposited at cathode. And the third part, ratio of weight, ratio of weight of substance deposited at cathode. तीनों सॉल्यूशन को मोल्टेन मान के चलिए। मुझे 101% यकीन है ये सवाल सबसे बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट, मुझे बताओ तीनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1:1। आसान है बच्चों, खेल खत्म है यार। ऐसे सवालों में आपको मेहनत ही नहीं करनी। इसे ए बोल दीजिए, इसे बी बोल दीजिए, इसे सी बोल दीजिए, बन जाएगा लाला। सेकेंड पार्ट कितना आसान है ना? आपको लगेगा कि सवाल है सर, आप भी यार। Na:NB:NC, बोलो आंसर कितना आएगा? 1/1:1/2:1/1। ये सर ने क्या किया? n फैक्टर n फैक्टर n फैक्टर। आसान है क्या? आसान है क्या? नहीं है। चलेगा? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2:1:2। थर्ड पार्ट कर लिया होगा सबने?
जब भी पूछे वेट का रेशियो तो बता दीजिए इक्विवेलेंट वेट का। बढ़िया। कैथोड पे कौन आके चिपकेगा? यहां से एजी, यहां से कॉपर, यहां से। बढ़िया। तो आओ चलते हैं थर्ड पार्ट में। जब हमसे उसने वेट का रेशियो पूछा है तो जो वेट का रेशियो होगा वही इक्विवेलेंट वेट का रेशियो भी होगा। डन। क्या मैं इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सीधे लिख दूं? नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी is to equivalent weight of copper is to equivalent weight of sodium। चलेगा? कितना लिखो? 108 बटे 8 is to 63.5 by 2 is 23 by। ये आसान है कि नहीं है? कैसा हो अगर इतना घटिया सवाल भी कोई आपसे गलत करवा दे? कैसा लगेगा आपको? लिखो जरा अगला सवाल। कंसेप्ट सब समझ गए ना भाई? अरे कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे? लिखिए एक और सवाल। बोलो बोलो। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, equal amount of charge is equal amount of charge is passed through molten solution of Al2O3, CuSO4 and NaCl। equal amount of charge is passed through three different solution of Al2O3, CuSO4 and NaCl। डन। तीन अलग अलग सॉल्यूशन है, बता दूं मैं। पूरा इंग्लिश लिखवाऊं क्या? थ्रू थ्री डिफरेंट सॉल्यूशन। समझ गए ना? देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। एक बच्चे ने तो इतना कह दिया, डिट्टो सेम सवाल तो है सर, लिखना जरा। ठीक है। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ। वही तो मैंने कहा, अगर ये घटिया सवाल भी कोई आपसे गलत करा दे कैसा लगेगा? लिखो जरा। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ ग्राम। पूरा बोलूं क्या ऐड कहते हो? सेकेंड पार्ट, रेशियो ऑफ मोल। पूरा बोलूं क्या? रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ वेट। पूरा बोलूं क्या? ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हेड करो जरा। कुछ कह इसमें अंतर क्या है? दोनों सवाल सेम ही तो है। ये छोटी छोटी गलतियां ही आपसे नेगेटिव मार्किंग करवा देती हैं। कृपया जब आप सवाल सॉल्व करें तो खुद ही सॉल्व करें, है ना? ना दोस्त को कराइए, ना दोस्त की मदद से सॉल्व करिए। बन गया होगा? जल्दी से आंसर आ गया बच्चे? बहुत ही आसान सवाल, वेरी वेरी सिंपल। मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट तो बच्चे बच्चे से बन गया होगा। एक बार बताओ, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज गया, और जब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होने वाला है। और ग्राम इक्विवेलेंट जब सेम होगा तो रेशियो तो 1:1:1 ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए। मैं एबीसी बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कि पूरा लिखूं? gram equivalent of A is to gram equivalent of B is to gram equivalent of C is nothing but 1:1:1। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। फर्स्ट पार्ट सबसे बन गया। रेजर हैंड किससे बना? अरे फर्स्ट पार्ट तो अच्छा, आधों ने गलत चक्कर में सॉल्व ही नहीं किया। मैंने बस बोल दिया गलत करोगे। अरे यार क्या पता सही कर दो। सारे बच्चे गलत करते हैं, क्या पता बहुत टैलेंटेड हो गलत ही ना करो। ये भी तो सोचा करो ना सर, हम थोड़ी गलत करते हैं। मतलब कुछ भी होगा अपने ऊपर हमेशा कमी क्यों मानते हैं? मैंने कहा बच्चे गलत करते हैं, क्या पता आप ना करो। कितनों सॉल्व ही नहीं किया? सही बताओ, करते ही नहीं सॉल्व। क्यों नहीं किया यार? सॉल्व तो करो, गलत ही सही है। अब आपसे पूछा मोल का रेशियो, किसका रेशियो? तो प्यारे बच्चों, जब मोल का रेशियो पूछेगा तो अपने को एन फैक्टर के इनवर्स का रेशियो निकालना बोलो, हाँ ना? देखो मैं लिख देता हूं, तो 1/6:1/2:1/1। कितने बच्चों ने किया? रेजर हैंड जल्दी से। क्या बात है, बिल्कुल गलत जवाब। अच्छा, आधे डाउट में चल रहे थे, 6 लिखे 3 लिखे, बाद मतलब 3 3 3। लॉजिक चाहिए, रीजन चाहिए। सब लोग बोर्ड पे आइए।
यही सिखाना था। पहले सवाल में आपको अंतर पता नहीं चला, तो आपको लगा कि दुनिया ऐसी चलती है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा उसे समझो ना। सुनो सुनो, बस समझ गए बेटा आप, मैं फालतू में पढ़ा रहा हूं, सुनो ना। हाँ यार, आप पढ़ाने दो बेटा, है पढ़ा दूं, बता दूं। हाँ बेटा, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन, ठीक। प्लीज एक बार में कैच करना, आई विल नॉट रिपीट अगेन, ठीक। और यहाँ पे हमने भरा Al2O3, हाँ या ना, और यहाँ पे भरा कॉपर सल्फेट, हाँ या ना, और यहाँ पे भरा NaCl, यस और नो। जरा सुनिएगा ध्यान से, ये है मेरे पास कैथोड, ये है कैथोड, ये है। एक बात बताओ, जब आप मोल का रेशियो निकाल रहे हो, किसका रेशियो, किसका रेशियो, अगर मोल का रेशियो निकाल रहे हो तो उस सब्सटेंस का निकाल रहे हो जो कैथोड में आके चिपका है, उस सब्सटेंस का निकाल रहे हो जो कैथोड में आके, उस सब्सटेंस निकाल रहे हो जो कैथोड में आके। जानते हो, जब पहला सवाल आपने किया तो आपने एन फैक्टर बताना था Ag का, किसका बताना था, जल्दबाजी में आपने एन फैक्टर बता दिया Ag प्लस का, बच गए क्योंकि दोनों में से सेम ही आया। हेलो, आपको पहले में एन फैक्टर बताना था कॉपर का, आपने बता दिया कॉपर प्लस 2 का, बच गए क्योंकि दोनों से सेम आया। आपको एन फैक्टर बताना था Na प्लस का, ध्यान से सुनना। हेलो, सॉरी, आपको एन फैक्टर बताना था Na का, लेकिन आपने बताया Na, गलती से आज ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी आदत पड़ी थी वही चार्ज देखने की। अरे सुनो, Al2O3 में कैथोड में कौन आके चिपकेगा, Al+3 से Al कि 2Al+3 आके चिपकेगा, आयन तो Al+3 है ना बेटा। Al2O3 जब मॉल्टेन फॉर्म में आएगा तो आयन उसमें 2Al आएगा क्या, आयन तो Al, टोटल संख्या ना 2Al3+ होगी, आयन का नाम तो Al+3 ही होगा। तो कैथोड की तरफ ऐसा है क्या, 2Al साथ, दोनों साथ चलेंगे, हम लोग अलग नहीं हो सकते, साथ ही चलेंगे, ऐसा है क्या। यहाँ पे Al+3 पहुंचेगा, 2Al पहुंचेगा, Al+3, आया ना। अब रुको, अगर आपसे ये पूछा जाए कि Al+3 पहुंचा है तो n फैक्टर Al+3 का बताओगे कि Al का बताओगे, Al+3 का बताओगे कि Al का। कैथोड पे कौन मिल रहा है, डिपॉजिट कौन हो रहा है, n फैक्टर किसका चाहिए, और एन फैक्टर का रूल बताया, जिसका पूछा उसको देखो उसका ए। यहाँ भले दो हैं लेकिन यहाँ पे तो एक ही आएगा ना लाला। तो +6 यहाँ पे 2 Al पे है, एक Al पे तो +3 का चार्ज है ना, तो +3 से 0 कितने का चेंज है, 3 का। तो एन फैक्टर 6 मानोगे 3 मानोगे। एक बार फिर से, अगर मैं Al2O3 का एन फैक्टर पूछता, Al2O3 का कितना बोलते हैं, 6। Al2O3 का नहीं पूछा है, कौन कैथोड पे आया उसका पूछा है, और कैथोड पे कौन आया है, Al, और Al कहां से आया, +3 से, एन फैक्टर कितना होगा, 3। अभी भी नहीं समझे, रटो नहीं, कंसेप्ट समझो। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि कल को कितना भी डिफिकल्ट केस हो ये कंसेप्ट कभी नहीं बिगड़ेगा। हम उसका एन फैक्टर बता रहे हैं जो कैथोड पे आके अटैच हो रहा, कैथोड पे कौन आके चिपका, Al। तो किसका एन फैक्टर बताना है, Al का, वो कहां से आया, +3 से आया, इसलिए एन फैक्टर 3 है। अगर सर ने Al2O3 का पूछा होता तो आंसर तो 6 ही होता, लेकिन सर ने Al2O3 का थोड़ी पूछा है। इज दिस क्लियर। अभी मुझे बताओ, आंसर जो आप बता रहे थे 1/6 सही है गलत है, अब चेंज करो आंसर, 1/1/1/, आसान है, इसको सेट करना कभी गलती नहीं होगी, इसको सिंप्लीफाई करिए, व्हाट इज द फाइनल आंसर, 6:2:3:6। क्या लास्ट पार्ट बता दोगे। अब एक मिनट रुको रुको रुको, पूरी क्लास फिर से, क्या पूछा, रेशियो ऑफ डिपॉजिटेड एट, तो बताओ कैथोड पे Al आया कि Al+3 आया, Al, तो Al का वेट बताना है, और यहाँ पे कॉपर का, और यहाँ पे Na का, डन। तो Al का वेट होगा उसका एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, उसका एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, उसका एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर। अगर कभी भी हमसे वेट का रेशियो पूछता है तो मैंने कहा था बता देना इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। नहीं समझ पाए, जो सब्सटेंस आ रहा उसका बताओ ना यार, इलेक्ट्रोलाइट तो कुछ भी हो सकता है, चलेगा। बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 27/3 = 63.5/2 सिंप्लीफाई कर लेना। वो सवाल मैंने दिया नहीं था जो देने वाला था, एक बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा, करना चाहेंगे, खाइए अपनी कसम, लिखिए अगला सवाल। अगले सवाल में कैसा लगेगा सबके सब गलत कर दो, सही करके बताओगे।
चेक करते हैं सही करते हो, मैं कह रहा हूं ऐसा होता है, देखता हूं आप क्या करते हैं। लिखिए जरा अगला सवाल, बोलो। कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड। आपसे टाइम पूछा है, ठीक है। कैलकुलेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज 18 gram of water, to electrolyze 18 gram of water using 3 ampere current, using 3 ampere current। ऑप्शन दे दूं क्या? यूजिंग 3 एम्पियर करंट। आंसर आपको देना है आवर्स में। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रट रखा है, है? अगर रेडॉक्स में एन फैक्टर के कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है तो फिर सवाल में दम नहीं है। ये सवाल उन्हें कठिन लगता है जो एन फैक्टर नहीं समझ पाते हैं, एन फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं। आज आपसे सवाल कह रहा है कि हमें 18 ग्राम पानी को इलेक्ट्रोलाइज करना है, और 18 ग्राम पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए बताओ हमें कितने समय की आवश्यकता होगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे जितना समझ में आता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पानी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ करंट, मुझे इतने समझ में आता है बस। दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। मैंने हिंट दिया है, सोचो, इस चीज को समझो तो बहुत आसान है। अब आप डायग्राम बनाओ, पानी भरा है 18 ग्राम है, मतलब 1 मोल पानी है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। पूरे के पूरे 1 मोल पानी, 18 ग्राम पानी को 3 एम्पियर करंट के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइज करना है, मतलब H2O2 में कन्वर्ट करना है। सोचो कितने घंटे लगेंगे, सोचो ना यार। आंसर लगभग भी चलेगा बच्चे। अच्छा, जिस बच्चे ने मुझे कुछ देर पहले आंसर बोला था ना, उसका आंसर उतना एग्जैक्ट आता नहीं, बता दूं, मतलब उसको सच में आंसर रटा हुआ था। लगभग भी चलेगा, लगभग भी चलेगा। मुझे सवाल में क्या सिखाना है बताता हूं। हाँ, सवाल कुछ बच्चे कुछ गलत तरीके से करके भी आंसर आ जाता है, क्योंकि खेल केवल केवल एन फैक्टर का है, केवल केवल एन फैक्टर का है। और जिसने उसको समझ लिया कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपसे सवाल बनना चाहिए बच्चों। हाँ, ऑलमोस्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना बोल रहे हैं? चलेगा चलेगा, ऑलमोस्ट लगभग बोल दो बच्चे, जमीन आसमान का अंतर ना हो, बस ये है। आंसर 10 आ रहा हो, आपका 1000 आ रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा। टाइम सब बोल दो, आ जाओ जरा, ताकि चैप्टर के बाकी हिस्से की ओर चले। प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान कीबोर्ड पे आइए। टाइम सब, ये तो समझ गए हैं ना कि मुझे पानी को इलेक्ट्रोलाइज करना है। किसको करना है? लिसन केयरफुली प्लीज। किसको इलेक्ट्रोलाइज करना है? कल को वो H2O2 बोल सकता, कल को कुछ भी बोल सकता। जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया है वो सारे यहाँ काम आएंगे, जरा सुनिएगा। अगर मुझे पानी को इलेक्ट्रोलाइज करना है, मुझे पानी को मतलब आज जो हमारा सॉल्यूट है वो कौन हुआ? पानी। मुझे किसे तोड़ना है? पानी को। तो आप सब जानते हैं जब पानी को तोड़ोगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। और ये समझ में आता है कि नहीं आता? अब ये बताओ, हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगा एनोड पे, और ऑक्सीजन? अब ये सारा का सारा कार्यक्रम बिना करंट के, बिना चार्ज के होने वाला। तो सवाल यही पूछ रहा, इसको कितना समय लगेगा कि उतने करंट से ये वाला जादू हो जाए। तो मैंने क्या सोचा, सिंपल सा फंडा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पानी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ करंट। हेलो। और पानी में क्योंकि उसने वेट बोला है, क्या बोला है, तो मुझे भी फॉर्मूला वेट वाला ही याद आएगा। और वेट का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना? और करंट के लिए अपने को फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? बोलो जरा, आई इंटू टी बाई एफ। लेकिन अपना कंसेप्ट कहता है कि यहां जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। पहले सेकंड में निकाल लो, बाद में आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। डन। मैंने आवर्स में क्यों बोला? क्योंकि सवाल एक्चुअली आपके मॉड्यूल में है, और वो कंसेप्ट सिखाना था। कई बार बच्चे गलती से कुछ दूसरा कंसेप्ट लगा के आंसर निकाल लेते हैं, इसलिए मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने इसलिए ऑप्शन भी आवर्स में रखा, वरना सेकंड में किसी में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब खेल का है, सुनिएगा। पानी का कितना ग्राम बोला है? 18 ग्राम। अब मुझे निकालना इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना? लिसन केयरफुली, बस ये अगर आपने मुझे सही जवाब दे दिया, मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, और यहाँ पे करंट कितना बोला है? 3। और यहाँ पे टाइम हमसे निकालना है, फराडे होगा 96500, हाँ या ना? पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूँ आज मैं, एन फैक्टर H2O से H2 का बताऊं कि H2O से O2 का बताऊं?
पूरी, कितने बच्चों को पूरी रेडॉक्स का इनफैक्टर याद है? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। पहले बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? क्या रिएक्शन बैलेंस कर लोगे? अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मैं रिएक्शन 1 मोल के लिए बैलेंस करूं 2 मोल के लिए? दोनों करके बताता हूं। चलो पहले 1 मोल में करता हूं, चलेगा? H2O से लिखा H2 प्लस O2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, 1 मोल के लिए कर रहा हूं, यहाँ पे आएगा हाफ। डन। पहला सवाल, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? हाइड्रोजन +1 से 0, रिडक्शन -2 से 0, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना? क्या ये रेडॉक्स है? क्या रेडॉक्स का इनफैक्टर निकालना आता है? दो तरीके, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो, दोनों को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना। दूसरा तरीका, अगर रिएक्शन बैलेंस है, अगर रिएक्शन, कितनों को याद आ रहा है? अगर रिएक्शन बैलेंस, तो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ से निकालो, चाहे रिडक्शन हाफ से निकालो, दोनों सेम ही आएगा। नहीं याद आया यार? याद आया क्या? जरा मुझे बताओ, रिडक्शन हाफ से निकाल लूं कि ऑक्सीडेशन हाफ से? किसी से निकाल लूं? हाइड्रोजन पे चार्ज बोलो, और वहां पे कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन पे, दो हाइड्रोजन पे। इस रिएक्शन का इनफैक्टर कितना हुआ? आपको रिएक्शन का इनफैक्टर चाहिए पानी का, किसका चाहिए? और अगर पानी का इनफैक्टर चाहिए तो मैंने कहा था जो भी रिएक्शन का इनफैक्टर है उसको उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दे। कुछ याद आ रहा है क्या? इसका स्टोइशियोमेट्री कितना है? 1। तो कितना होगा? 2/1 यानी कि 2। तो आज पानी का इनफैक्टर कितना हुआ? 2। एक मिनट रुको रुको रुको, इमेजिन करो एक बच्चे ने बैलेंस किया होता 2 मोल के लिए, इमेजिन करो। तो बैलेंस कर देता हूं मैं, 2H2O से बना, क्या लिख दूं? 2H2 प्लस O2। आप जरा बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, ये बैलेंस है कि नहीं है? इसका भी इनफैक्टर निकाला जा, या तो लिखो ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, दोनों को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना, या तो वो सारा कार्यक्रम करो, या तो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ से निकाल लो, चाहे रिडक्शन। आओ जरा हाइड्रोजन पे चार्ज बोलो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बोलो ना यार? एक हाइड्रोजन पे एक का चाहिए तो 4 हाइड्रोजन पे। अब रिएक्शन का इनफैक्टर कितना है? अब कितना है? यहाँ पे। और अब क्या क्या स्टोइशियोमेट्री बदलने से रिएक्शन का इनफैक्टर बदलता है? पानी का इनफैक्टर कितना था? कितना था? यहां कितना है? रिएक्शन का इनफैक्टर 4 है, और स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करो, 4/2 तो आज भी 2 ही है। नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का समझे? और अगर पानी का इनफैक्टर पता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना था, यहां पे लिखा मैंने 18 इंटू एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आगे बढ़े क्या? जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 18/18 इंटू एन फैक्टर 2, करंट कितना है 3 इंटू टाइम अपॉन 96500। जब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हो तो समय लगभग आता है 17.57 आवर्स, जिसे मैं लगभग बोल देता हूं 18 आवर्स। चलेगा? मुझे तो बस ये सिखाना था पानी का इनफैक्टर आप निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। और यही सवाल अगर H2O2 का होता तो आप समझ गए खेल क्या होता। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, यहां तक आपने पढ़ा चैप्टर का तीसरा हिस्सा। अब एक आखिरी हिस्सा बचा है, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग। थक गए? हाँ? क्योंकि आपने इनफैक्टर गलत लिखा होगा। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर m इक्वल टू वेट इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी से आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आपने इनफैक्टर कितना लिखा है पानी का? तो फिर आएगा, बिल्कुल आएगा अगर वही लिखा है तो। है यहाँ पे दुनिया भर के तरीके से आंसर बताए जाते हैं, लेकिन अगर आपने उस तरीके से सीखा जैसे मैंने रेडॉक्स में सिखाया तो कोई डाउट आने का सवाल ही नहीं है। समझ पाए क्या? वरना फिर रिएक्शन लिखो, ये करो, बहुत तरीके हैं। अगर किताबों में सोल्यूशन देखो तो दुनिया भर के तरह तरह के सोल्यूशन है, लेकिन आप इस रेडॉक्स के फैक्टर से दैट्स सो सिंपल। इज दिस क्लियर? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग। आओ बढ़ते हैं चैप्टर के नेक्स्ट एंड आखिरी हिस्से की ओर। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कमर्शियल बैटरीज। कमर्शियल बैटरीज। प्यारे बच्चों, आपसे मैं यहाँ पे 3 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करूंगा, फटाफट समझते चलना। आ जाओ सब लोग जल्दी से। आज खत्म कर दूं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेके? ठीक है ना? चलो बस हो गया, डन हो गया। हाँ एक बार हाँ बोल दिया, बदलना नहीं है। आ जाओ। हाँ आ जाओ प्यारे बच्चों, सुनते हैं। और जब क्लास 1:15 हुआ करती थी तक खाना बचा रहता था। मान लो आज 1:15 आ जाइए प्लीज। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज यहाँ पे 3 बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बैटरीज का, कोरोजन का, फ्यूल सेल का। जो जो बताऊं वो सुनना, मैं लॉजिक्स बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ छोटी छोटी बातें याद करनी है, उसे याद करते चलना और समझते चलना। ठीक? जब हम बात करते हैं बैटरी की तो हमारे तरफ साथ में लिखते चलना,
दो तरह की बैटरीज हैं। कुछ को हम लोग कहते हैं प्राइमरी बैटरीज, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, और कुछ को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बैटरीज। एक वर्ड बोला जाता है सेल, एक वर्ड बोला जाता है बैटरी। जब कोई अकेला केवल एक कैथोड एक एनोड है उसे सेल बोलते हैं। जब कई सारे कैथोड कई सारे एनोड को सीरीज में जोड़ देते हैं उसे बैटरी बोलते हैं। मैं अभी तक हमेशा सेल वर्ड बोला करता था क्योंकि हम केवल एक कैथोड एक एनोड लेके चलते थे, लेकिन अब कई सारे सेल्स को हम सीरीज में जोड़ सकते हैं तो बन जाएगा बैटरी। चलेगा, कहीं सेल बोले कहीं बैटरी बोले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अपनी केमिस्ट्री में, बाकी फिजिक्स में आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल दो तरह की बैटरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी। प्राइमरी ऐसी बैटरी होती है जिन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जब मैं रिचार्ज बोलूं, ये आपके मोबाइल वाला रिचार्ज नहीं, यहाँ पे फिर से चार्ज होने का मतलब रिचार्ज है। चलेगा, लिखते चलना, प्राइमरी बैटरीज नॉन रिचार्जेबल। और जब बोला जाए सेकेंडरी बैटरी, मतलब ऐसी बैटरी जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज कर लेते हैं, क्यों कोई बैटरी चार्ज होती है, क्यों कोई बैटरी चार्ज नहीं होती है, इन सभी कंसेप्ट बातें करते हैं। जब हम प्राइमरी बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो बैटरीज का जिक्र होता है। एक जिसे कहा जाता है ड्राई सेल, और दूसरा जिसे कहते हैं मर्क्यूरी सेल। कई दफा इसे बटन सेल भी कहते हैं। बटन क्यों? क्योंकि आपकी घड़ियों में जो छोटे छोटे सेल लगे हैं उन्हें ही रेफर किया गया है। लेकिन आज क्लास में मैं आपसे इस चैप्टर के चौथे हिस्से पर डिस्कशन कर रहा हूं। अब चौथा हिस्सा एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत कम इंपॉर्टेंट है, और अगर भी आप पीवाईक्यूज देखो पिछले कुछ सालों के तो आ भी नहीं रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर एक सवाल यहां से आ गया और नहीं पढ़ा तो पूरा इलेक्ट्रो पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाता है। जब पूरे चैप्टर में मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसे भी करके जाए, क्यों से छोड़ के जाए। कहाँ सवाल बन जाए, मतलब अभी पैटर्न ऐसा चल रहा है कि क्या पता कोरोजन पूछ ले, क्या पता यही पूछ ले ड्राई सेल में क्या किसका रिडक्शन हुआ था, हाँ या ना। तो कुछ भी सवाल बन जाए, तो जब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर इसे भी पढ़ के जाए, लापरवाही ना करें। हालांकि एज पर इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत कम इंपॉर्टेंट है। उसमें भी प्राइमरी बैटरी में मैं आपको बताऊंगा ड्राई सेल, बटन सेल मैं आपको क्लास में नहीं बताऊंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना खुद से, अदरवाइज छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चेक करने के लिए आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कभी पेपर में एक सवाल में उसका देके चेक कर सकता हूं। इन द सेम वे सेकेंडरी बैटरी जब हम बात करेंगे तो वहां पे दो तरह की बैटरीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, प्लीज लिखते चलना साथ में। एक पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा कहते हैं निकेल कैडमियम। निकेल कैडमियम जो बैटरी है बहुत महंगी होती है, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। केवल हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। अगर आपका मन हो तो खुद से कर लेना, एग्जाम में सवाल देख के मैं चेक कर लूंगा आपने किया कि नहीं किया। कभी भी रैंडमली सवाल देखने को मिल सकता है, चलेगा। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, पूरे टॉपिक में नीट में आने की संभावना बहुत कम है, उसमें भी इससे इससे बहुत बहुत कम है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या डिस्कस कर रहा हूं, कैसे बता रहा हूं वो सुनिएगा, ठीक। सबसे पहले द सिंपलेस्ट वन, आओ बात कर लेते हैं ड्राई सेल की। थोड़ा जल्दी लिख लेना बेटा। बचपन में कभी आपने टॉर्च से सेल निकाल के तोड़ा है? बस वही वाला सेल अपना ड्राई सेल है। आइए देखते हैं, लिख लिया होगा। जिन्होंने अब नहीं लिखा वो ना लिखें, ठीक। तो सबसे पहले आओ प्यारे बच्चों बात करते हैं ड्राई सेल की। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, कुछ नहीं मुझे बताना है कैथोड कौन है, एनोड कौन है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, रिएक्शन क्या है, बस इतना याद करना है। धनाधन याद कर लोगे, और कोशिश करना यहीं कहीं याद कर लो, मजा आ जाए, चलेगा। कोशिश करना यहीं के, तो जब तक बैठे हैं एटीट्यूड से बैठिए, यहीं याद करेंगे, चलेगा बच्चों। आ जाओ जरा, सबसे पहले बात करता हूं आपके सामने ड्राई सेल की। ड्राई सेल को कई दफा लेक लैंग के सेल भी कहा जाता है। एक्चुअली लेक लैंग के सेल एक बहुत बड़ी फैमिली है। लेक लैंग के सेल वो जिन्होंने खोज किया उसकी कई सारी वेराइटीज में एक हम पढ़ते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल लेक लैंग के सेल नहीं है, लेक लैंग के सेल का एक हिस्सा ड्राई सेल है। समझ पा रहे हैं? मतलब जो भी ड्राई सेल है, मतलब जिनमें ऐसा सोल्यूशन जैसा कुछ नहीं है, उसे हम लोग हमेशा लेक लैंग के सेल भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर है, और ये जो कंटेनर आपको दिख रहा, इसकी जो आउटर बाउंड्री वो जिंक की है। सर जिंक की क्यों लिया, दुनिया भर के थे, बताता हूँ। बीचों बीच हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन की रॉड लगाया, और ये जो कार्बन की रॉड है इसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? क्या हर बच्चा कहानी सुन रहा है? बस, है ना, मन से सुनना, आंखों से मत सुनना प्लीज। ये है प्यारे बच्चों हमारे सामने कार्बन। कौन है ये? क्योंकि मन लग जाए अच्छी बात है, आंखें लग जाए दिक्कत है ना। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे, अरे सुनते रहते, हाँ हाँ सर चलने दो, देखो यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे कार्बन है, सुन रहे हैं ना सब लोग। अब होता क्या है, जरा साथ में लगे तो डायग्राम भी बना सकते हो, लगे तो
बीच में क्या होता है, यहाँ पे मसाला भरा होता है प्लीज। और ये जो मसाला भरा होता है, इसमें सबसे पहले जो कार्बन के करीब है, सबसे क्लोज टू कार्बन, यहाँ पे होता है MnO2। और फिर MnO2 के बगल में एक और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि होता है अमोनियम क्लोराइड। सर यही कॉम्बिनेशन लेने के पीछे का रीजन क्या था, बताता हूं। ये जो आपके सिलेबस में ड्राई सेल है, मैंने अभी उसका स्ट्रक्चर बताया है। ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, जो कार्बन थोड़ा दूर है, दिस इज बेसिकली अमोनियम क्लोराइड। किस्सा कहां से शुरू होता है? किस्सा शुरू होता है जिंक से। जिंक जिसकी SRP नेगेटिव वैल्यू के साथ है, और वो बिना ऑक्सीडाइज हुए रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्वतः प्रवृत्ति भी ऑक्सीडाइज होने की है। अगर किसी का SRP पॉजिटिव है, मतलब उसकी स्वतः प्रवृत्ति ऑक्सीडाइज होने की नहीं है, लेकिन मजबूर करके उसे ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। लेकिन जिंक का SRP तो नेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है, उसकी स्वतः प्रवृत्ति ऑक्सीडाइज होने की है। तो सर ऐसे तो सोडियम बेटा मैग्नीशियम का न जाने क्या क्या थे, यही क्यों लिया बताता हूं। जिंक जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, सबसे पहले जिंक कन्वर्ट होता है Zn2+ में। किसमें होता है? आप सब इतना तो जान ही गए हो, अगर बल्ब जलाना है तो बिजली को दौड़ाना है, और बिजली को दौड़ाना है तो करंट को फ्लो कराना है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई इलेक्ट्रॉन। आप तो बस इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन बहेगा, जलेगा बल्ब, हाँ या ना? लॉजिक कहां से स्टार्ट होता है? जिंक सबसे पहले क्या बनाता है? Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन आ गए? अब जैसे इलेक्ट्रॉन आए तो कोई ना कोई वहां बैठा होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। अब हमें इलेक्ट्रॉन को बहने का रास्ता देना, बोलो हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता इस कार्बन से होता है, और यही कारण है जो कार्बन होता है यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोड बिहेव करता है। ये जो कार्बन है एज अ, क्या सब लोग सुन रहे हैं? इलेक्ट्रोड होता है, अक्सर वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है, अक्सर वो मेटल होता है। याद है? अगर किसी के थ्रू होके करंट फ्लो हो जाए, अगर किसी के थ्रू होके करंट, वही प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड होता है। तो आज यहाँ पे जो पूरा का पूरा करंट फ्लो होने का सिस्टम हो रहा है, एक तो जिंक हो रहा है, एक तो कार्बन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का रिडक्शन नहीं होता, कार्बन पर रिडक्शन होता है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, जहां पर या जिसका होता है रिडक्शन, वही कैथोड होता है। या तो वो खुद रिड्यूस हो, या तो वहां पे कोई आके रिड्यूस हो। अरे हाँ या ना? कार्यक्रम क्या होता है प्यारे बच्चों? यहां से कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ, जिंक एनोड बनेगा कैथोड बनेगा? एनोड की मात्र एक परिभाषा थी, मात्र एक परिभाषा है, मात्र एक परिभाषा रहेगी, जहां पर या जिसका ऑपरेशन हाँ या ना। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जरूर कोई ना कोई बैठा होगा। सुनो ना, ये जो MnO2 है, Mn पे चार्ज बोलो बच्चों, ना तो मैक्सिमम है ना तो, अरे हाँ या ना? अच्छा, नाइट्रोजन पे चार्ज बोलो, Cl-, अमोनियम आयन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो ऐसे लिख देता हूं, NH4++ Cl-, हाँ या ना? अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है कि नहीं है? एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पूरा टूट जाएगा, इससे बनेगा अमोनियम आयन Cl-, और शायद नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है? -3, हाँ या ना? अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी ना किसी को तो रिड्यूस होना, नाइट्रोजन का तो फर्दर रिडक्शन होने वाला, यानी जो भी एक एटम, ताकि मजबूरी में किससे रिड्यूस होना पड़े। समझ पा रहे हो क्या? अब क्या देख रहे हैं क्या? NH4Cl, NH4+ क्या करता है? अमोनियम आयन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? लोन पेयर पे आके कोई H+ अटैच हुआ है तो चार्ज स्पीसीज स्टेबल होंगी अनस्टेबल होंगी? डन। अमोनियम आयन क्या करता है? अपने H+ को रिलीज करता है, और जैसे अपने H+ को रिलीज करता है तो वहां से आया H+ और यहां से आया इलेक्ट्रॉन। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप कर लोगे। इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? Mn क्या करता है? जो कि +4 पे था, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और यहाँ पे कंपाउंड का निर्माण करता है, दैट इज MnOH। एक मिनट रुकते हैं, OH पे चार्ज बोलो, ऑक्सीजन पे चार्ज बोलो, Mn पे चार्ज बोलो। x -2 -1 बराबर 0, x बराबर Mn+4 से कहां गया? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। किसका रिडक्शन हुआ? कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? ये कार्बन है, कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? कार्बन पर। यही कारण है कि कार्बन यहाँ पे कैथोड है, लेकिन रिडक्शन कार्बन का नहीं, MnO2 का हुआ है। अमोनियम का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी वो मिनिमम पे है, और कहां जाएगा? लेकिन सुनो, जब इसने अपना H+ दे दिया तो क्या H+ देने के बाद ये अमोनिया गैस बनाएगा? अब एक सवाल आता है कि जब ड्राई सेल काम करता है, अच्छा अमोनिया गैस एक पंजेंट स्मेल गैस है। पंजेंट स्मेल मतलब जिसकी बदबू होती है, खुशबू नहीं। यानी कि एक ऐसी स्मेल है, हाँ कई बार
ऐसा कहा जाता है कि जो अमोनिया की स्मेल है जस्ट लाइक बाथरूम की जो स्मेल होती है वैसी होती है। फिलहाल अब जो अमोनिया गैस बनी, अमोनिया गैस, तो अगर गैस है तो गैस को लिबरेट होना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। तो एक बड़ा कॉमन सा प्रश्न आता है कि जो अमोनिया गैस बनती है वो कभी भी इस सेल के फंक्शनिंग में रिलीज क्यों नहीं होती है? वो बनती तो जरूर है, वो बनती तो, लेकिन वहां उसकी मुलाकात होती है जिंक आयन से। ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एस ब्लॉक में नहीं था, एस ब्लॉक थोड़ी बनाते हैं यार। अगर मान लो आपने सोडियम लिया होता बढ़िया एकदम खूब जल्दी ऑक्सीडाइज होने वाला, हेलो, तो उसके साथ समस्या होती कि वो अमोनिया गैस जो बन रही थी उसे कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाता। यही कारण यहाँ पे कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट लेना था और डी ब्लॉक में सस्ता सुंदर टिकाऊ मिला जी। हेलो, अब ये मत कहना सर निकेल ले लो, कॉपर ले लो, और भी है और मना थोड़ी कर रहा हूं, महंगा सेल बनाइए आप तो गोल्ड का सेल बनाइए। नहीं समझ पा रहे हैं, और भी है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लेना था जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाए, सस्ता हो जाए, तो किसे लिया गया? जिंक। अब ये जो जिंक है ये अमोनिया के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ZnNS3 होल 4+2। चलेगा? ए अमोनियम न्यूट्रल लिगैंड है क्या? हाँ या ना? तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने से कभी भी अमोनिया गैस रिलीज नहीं हो पाती। आपको क्या क्या याद रखना? नंबर 1 एनोड कौन है, क्लियर है? कैथोड कौन है, क्लियर है? किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन सा कंपाउंड बनता है, याद रहेगा? अमोनिया गैस बनती है मगर रिलीज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। हेलो, अगर कभी सवाल पूछे डी ब्लॉक की क्यों लेना पड़ा, ताकि जो अमोनिया गैस बनी है वो यूज हो सके, और कोई होगा तो उसे यूज ही नहीं कर पाएगा, फिर अमोनिया गैस रिलीज होगी तो वो सेल उतना फीजिबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आज मैं इसलिए कह रहा था, हाँ वो ऐसा कुछ है, चलो कोई नहीं, फिर आज 20 मिनट और बचेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो आज हमें जाना रहेगा, ऐसा कुछ करके है। मैं शायद कल परसों नरसों शायद अवेलेबल ना रहूं, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कोई नेक्स्ट क्लास करा दूंगा। 20 मिनट का और बचेगा, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, आपका ध्यान चाहिए, प्लस 2 मिनट और, 2 मिनट और। करोजन जरूर पढ़िएगा, भले सेकेंडरी बैटरी पढ़ो ना पढ़ो, करोजन जरूर सुनना है, समझ पा रहे हैं क्या? और जो लॉजिक जो कंसेप्ट बताऊं उसे सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। चैप्टर 99.5% हो चुका है। अब वो मैं बोलना वाला था, आप पढ़ रहे थे, मगर क्या करो भी है नहीं ऐसा, नो प्रॉब्लम। तो मैं जब मिलूंगा आपसे, माइट बी पॉसिबल मंडे या ट्यूसडे को, उस दिन से खत्म करेंगे और आगाज करेंगे नया चैप्टर का, ठीक है? आपका होमवर्क होगा, होमवर्क लिखिए बेटा, ऐसे घर नहीं जाएंगे, लिखिए जरा नंबर 1 होमवर्क, जैसे होमवर्क दे रहा हूं वैसे करना है, ठीक है? जैसे होमवर्क दे रहा हूं वैसे करना है, लिखिएगा नंबर 1 होमवर्क। नंबर 1 रिवाइज, प्लीज सुनिएगा, 2 मिनट होमवर्क कर लेना, मजा आएगा। रिवाइज कंप्लीट नोट्स, रिवाइज कंप्लीट नोट्स एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स टुगेदर, साथ में ही शॉर्ट नोट्स बनाएं, सबसे पहला काम, एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। चलेगा? मतलब जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, तो साथ में नोट्स पढ़, कैसे क्वेश्चनिंग, जैसे कई बार बच्चे फोन करते रहते हैं तो सर ये नहीं आया, तो सर यही कहता हूँ, क्वेश्चनिंग कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस क्यों कर रहे हैं, सर ने बोला क्या है क्यों, जब आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हो ना, वो चैप्टर की डेप्थ में आपको ले जाता है, वो चैप्टर का फील दिलाता है। जैसे मान लो आपने कहा सर ने यार नस्ट इक्वेशन पढ़ाया क्यों, आवश्यकता क्या थी? ई नॉट सेल का फॉर्मूला तो पहले पढ़ा दिया, रुकिएगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला पढ़ा, भैया 1.1 वोल्ट मैक्सिमम 5.92 आया था, और इससे हमारा काम मार्केट में ई सेल यानी नस्ट इक्वेशन आया। अच्छा, तो नस्ट इक्वेशन ये सिखाता है कैसे हम ई सेल को कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग करिए, क्या करिए? सेल्फ, ये आपको चैप्टर के डेप्थ में ला जाएगा। डाउट हो तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे, तुरंत मुझे कॉल करिए, लेकिन सेल्फ क्वेश्चनिंग करिए। नंबर 2 जब आप रिवीजन करते करते शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, फ्यूल सेल छोड़ देना, करोजन छोड़ देना, सवाल मिले शायद 3 या 4 सवाल है, बाकी पूरा खत्म होना चाहिए। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, मैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1 के बाद 2 दे रहा हूं, अभी शायद ईएलपी आ गई है पर आज वो दे जो जैसा भी है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ये करने के बाद लिसन केयरफुली, एक्सरसाइज 3 में टोटल 54 सवाल है। कितने सवाल? एक्सरसाइज 3 को इस चैप्टर का जरूर करिएगा, जरूर जरूर, और बहुत अच्छे से करना, जैसे कह रहा हूं वैसे। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3 मतलब पीवाईक्यू में आपको रिपीटिशन ऑफ सवाल बहुत नजर आएंगे,
अब जो भी रीजन कहना वो कह दो, पर ऐसा नजर आ रहा तो जैसा पैटर्न है हम उसी के हिसाब से खुद को ढालते हैं। समझ पा रहे हो? एक्सरसाइज 3 में टोटल 54 सवाल है। जब आप पहली बार करोगे तो आप ले सकते हैं मैक्सिमम टाइम 1.5 घंटे। लिखना जरा, एक्सरसाइज 3 1.5 आवर। सुना पूरा, एक्सरसाइज 3 1 पॉइंट, ये पहली बार सॉल्व करने में लगेगा। जब आप पहली बार 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करें तो बगल में नोट्स रखें, बगल में जो करना है वो करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको पहले एक बार पूरा सॉल्व करें, ऑफ कोर्स फ्यूल सेल करोजन के सवाल छोड़ के। जैसे ही 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे जो भी समय आपको लगा एक्सरसाइज 3 खत्म होने में, प्लीज उसके बाद 45 मिनट तुरंत और निकालिएगा। कितने मिनट? गैप नहीं चाहिए। ये नहीं कि 1.5 घंटे किया सर वो लंच का टाइम और खाना खाने चले गए, नहीं। मुझे लगातार इसको सॉल्व कराना है। आपने 1.5 घंटे सॉल्व किए, उसके बाद 45 मिनट फिर से निकालना। मैं कंसेप्ट पे बिलीव करता हूं हमेशा। कुछ भी नया सीखना हो ना, इस लॉजिक को आप भी अपनाना। कुछ भी नया सीखना हो, 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे हम उसके सिचुएशन उसके समझने में लगाते हैं। और जब 2 घंटे के बाद हम सीख जाते हैं ना, तो उसका फिर कंक्लूजन आने वाला होता है, वो दिमाग में सेट होने वाला होता है। और जैसे ही वो दिमाग में सेट होने वाला होता है, बच्चा क्या कहता है, मेरा तो 2 घंटे की पढ़ाई हो गया, आप छोड़ो सब्जेक्ट को। वो सब्जेक्ट 2 घंटे के बाद तो आपके दिमाग में उतरना शुरू हो रहा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डू इट, आजमा के देखना। अगर आप किसी चीज के पीछे 2 घंटे समय दे रहे हैं, इसका मतलब अब वो परफेक्शन में आने वाला है। एक बार उसे फिर से जरूर करो। एक्सरसाइज 3 जब आप 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे जो भी लगा दें, 45 मिनट तुरंत निकालना है, गैप नहीं चाहिए। गैप मतलब आप 3 घंटे का इंतजाम कर लीजिए एक सिटिंग में बैठने का, फिर से 45 मिनट निकालिए, एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करिए। जो सवाल आपसे नहीं बने होंगे वो भी बनेंगे, और फिर वो सवाल सारे आपके दिमाग में सेट होना शुरू होंगे। दिस इज क्लियर? एक्सरसाइज 3 1.5 आवर्स एंड देन 45 मिनट्स अगेन। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। और सबसे जरूरी, कल मैंने वो टेलीग्राम पे पोल किया था, उसमें 36 या 38% बच्चों ने टिक किया था, वोट किया था। सॉरी, 34% बच्चों ने वोट किया, 2 बार रिवाइज किया। 15% ने वोट किया, 5 बार किया। 8% ने वोट किया, मोर देन 8 टाइम्स किया। हाँ, 8% ने मोर देन 8 टाइम्स। और 40% ने वोट किया, आई डोंट हैव टाइम टू रिवाइज नोट्स। है ये पोल, ये वोटिंग एज पर न्यू गाइडलाइन बनाया गया था, जहां बच्चे पढ़े भी हंसे भी साथ में। है दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। बैलेंस करो 1 1 मोल के लिए। अभी आ जाओ, बताता हूँ। 1 मिनट बच्चों से लॉग आउट कर दो। हाँ,